हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 52nd नंबर की यानी कि 52वें नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिलीज़ किया। और आज की इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी, ये इस 52nd नंबर की जो हमें फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिल रही, ये अपने आप में काफ़ी अहम मॉनेटरी पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में कुछ बातों को लेकर काफ़ी अहम है। अहम इसलिए कि करंट टाइम में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, 25th नंबर के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास जी की अगर मैं बात करूं, तो इनके करंट टेन्योर की ये आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी है। 10 दिसंबर को इनका टेन्योर पूरा हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं। वैसे एक्सपेक्टेशंस यही है, उम्मीद यही है कि गवर्नर साहब का टेन्योर हमें एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिलेगा ज़रूर। बट अभी उसके बारे में फ़िलहाल कोई ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं फ़िलहाल करंट टेन्योर की शक्तिकांत दास जी के ये आपको आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये अहम मुद्दा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारा जो Q2 का जीडीपी का आंकड़ा आया वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि अलार्मिंग नहीं था बट डिसअपॉइंटिंग था। और 5.4% हमने Q2 की जीडीपी ग्रोथ रेट देखी। तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी की ग्रोथ रेट में गिरावट थी। तो सभी लोगों की नज़रें थी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अहम फैसले लेता है जिससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। साथ ही साथ हमें अक्टूबर मंथ का जो हमारा इन्फ्लेशन रेट आया, इन्फ्लेशन भी जो है आरबीआई का जो रेंज है 4 to 6%, उससे वो भी ज़्यादा जाते हुए देखने को मिली। 6.2% हमें इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली रिटेल या फिर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में काफ़ी खास है, काफ़ी अहम है। और बहुत सारे मेजर चेंजेस इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत ही इत्मीनान से आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा आज की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या अहम फैसले जो है वो गवर्नर साहब ने लिए हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है, उन सभी फैक्टर्स पर हम लोग बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। और अगर आप मेरे साथ रेगुलर सेशन फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखी थी, ऑलरेडी मतलब न्यूज़पेपर्स के अंदर चल रही थी, वैसा ही काफ़ी हद तक हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके सामने पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिकोड करूंगा कि क्या क्या हमें जो है इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में अहम चीज़ें हमें देखने को मिली। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आपको डेली क्विज़ेस, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में जरूर। लास्ट जो अक्टूबर मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी थे उससे अभी हमने रिसेंटली देखा था, मेंस के एग्जाम्स हुए थे, वहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे। और याद रखिएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी तक आपके लिए काम आने वाली, क्योंकि फरवरी में अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। तो ऐसे में बहुत अहम रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इन शॉर्ट में एक आपको बात बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हर 2 महीने पर होती है, इसीलिए इसको हम बाई मंथली रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 बंदे आरबीआई की तरफ से, 3 बंदे भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट होते हैं। 6 मेंबर का ये पैनल होता है। 3 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक स्टार्ट हुई और 6 दिसंबर यानी कि आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में फाइनली जो है जो डिटेल्स हैं बैठक के अंदर क्या क्या फैसले लिए गए वो हमारे सामने आई हैं। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी सारा फैसला होता है वो मेजॉरिटी पर होता है, और मेजॉरिटी में जिस पर्टिकुलर चीज़ पर वोट पड़ता है उसी चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो चल रही थी, इकोनॉमी की अगर बात करें इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा चल रही थी। तो आरबीआई के पास जो है कहीं ना कहीं एक तरफ तो प्रेशर था कि इकोनॉमी की ग्रोथ को भी बूस्टअप करना है, जीडीपी में इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हमारी स्लो आई, जीडीपी स्लो डाउन आई, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी हमें ध्यान में रखना था। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आरबीआई को ध्यान में रखकर इस बार डिस्कशन करना था और आरबीआई को फैसला लेना था। और आरबीआई ने, मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊं, आरबीआई ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है और बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ, जैसा कि बेहतरीन तरीके से अभी तक गवर्नर साहब मिस्टर शक्तिकांत दास जी मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज करते आए हैं, वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है और बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखी है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या अहम फैसले लिए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस बार की फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर ध्यान रखिएगा, 52nd नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। 52वें नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी है और 6 दिसंबर को यानी कि आज के दिन ये पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी को जो है गवर्नर साहब ने रिलीज किया है। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर मैं आपको अक्टूबर की थोड़ी सी याद दिलाऊं तो अक्टूबर के समय में जब मॉनेटरी पॉलिसी में जब मिस्टर शक्तिकांत दास जी ने स्टेटमेंट दिया था तो उस समय उन्होंने कहा था द हॉर्स हैज़ बेसिकली केम इन टू द स्टेबल आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट।
बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत एफर्ट करने के बाद ये इन्फ्लेशन नाम का जो घोड़ा है इसको एस्टेबल में वापस लाया गया है। लेकिन अब ये इन्फ्लेशन नाम का घोड़ा फिर से भाग गया अक्टूबर के बाद, क्योंकि जो हमारे पास अभी लेटेस्ट जो हमारे पास सीपीआई का जो डेटा आया अक्टूबर मंथ की इन्फ्लेशन का, वो 6.2% आया। तो अब ये घोड़ा वापस भाग गया है। अब बेटा ये घोड़ा वापस निकल गया है और इसी घोड़े को वापस कंट्रोल में करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है हमें लेने पड़ रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अहम फैसले जो है यहाँ पर आरबीआई की तरफ से लिए गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट नज़र जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स के ऊपर। तो रेट्स में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आरबीआई की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट, स्पेशली पॉलिसी रेट्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसी रेट्स के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेपो रेट पर जो है, रेपो रेट की दर जो है वो पूरी तरीके से बरकरार रखी गई है 6.5% पर, एंड देयर इज नो चेंज विद इन द रेपो रेट। तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। रेपो रेट अपने आप में काफ़ी अहम रेट है, क्योंकि ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंक्स को पैसे सस्ते दरों में उधार में देता है, और अगर ये घटता तो हम ये समझते कि बाजार में सस्ता लोन आने वाला है। लेकिन फिलहाल इसमें कोई चेंजेस आरबीआई ने नहीं किए हैं। अब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसका मतलब जो है आपका रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ रेट है, एसडीएफ रेट है, ये सारे के सारे रेट्स आपको सेम देखने को मिलेंगे जो पहले आपके चल रहे थे। तो एसडीएफ रेट 6.25% पर बरकरार है, एमएसएफ रेट और बैंक रेट की अगर बात करें 6.75% पर बरकरार है, और रेपो रेट को 6.50% पर रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो रेट्स हमारे बिल्कुल एज इट इज सेम रखने को देखने को मिलेंगे। अच्छा, आरबीआई ने ये जो सेम रेट रखने का फैसला लिया है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो हमारे जो पॉलिसी रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो सीआरआर, ये आपका रेपो रेट, एसडीएफ रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट और साथ ही साथ फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, ये सभी रेट्स एज इट इज सेम है। तो रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ये एक अहम फैसला तो एक ये हुआ है। अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं और फैसला मेजॉरिटी से होता है। आपको याद हो लास्ट टाइम जब मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में चेंजेस का कोई फैसला नहीं लिया गया था, तो वहाँ पर 5-1 से वोटिंग हुई थी, और मिस्टर नागेश कुमार चाहते थे कि रेट कट हो 25 बेसिस पॉइंट का, और 5-1 से पिछली बार फैसला हुआ था अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी में। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में फ्रेंड्स जो फैसला हुआ है वो 4-2 से हुआ है, और 2 मेंबर्स ऐसे थे जो मॉनेटरी पॉलिसी के, और दोनों गवर्नमेंट वाले वो मेंबर हैं, वो चाहते थे कि रेट कट हो, एटलीस्ट कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का वो रेट कट चाहते थे। तो इस बार फ्रेंड्स जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई है, इसमें जो फैसला आया है कि रेट कट में कोई भी रेट में चेंजेस नहीं होंगे, फिलहाल पॉलिसी रेट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उस फैसले को जो है 4-2 से जो है इस बार का फैसला लिया गया है। तो 4 मेंबर्स ऐसे रहे जो फेवर में रहे कि रेट चेंज नहीं होगा, और 2 मेंबर्स ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि रेट चेंज होगा। तो 4 मेंबर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से 4 मेंबर थे जिन्होंने कहा रेट चेंज नहीं होगा। तो इन मेंबर्स की अगर हम बारे में अगर हम देखें तो डॉक्टर राजीव रंजन हो गए, डॉक्टर माइकल डिपाट्रा हो गए, ठीक है, सुगाता भट्टाचार्य। तो सुगाता भट्टाचार्य ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर हो गए, और 3 आरबीआई की तरफ से। राजीव रंजन साहब आरबीआई के में हेड आपको देखने को मिलेंगे, एमडी पात्रा डिप्टी गवर्नर, और मिस्टर शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा कि भाई रेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे और रेट को 6.50% पर बरकरार रखा जाएगा। तो 4 लोगों ने कहा रेट कट नहीं होगा। लेकिन 2 बंदे ऐसे थे, मतलब 2 मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर ऐसे थे, मिस्टर नागेश कुमार जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर हैं, और प्रोफेसर राम सिंह, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर हैं। ये चाहते थे कि रेट कट हो, और रेट कट कितना हो, 25 बेसिस पॉइंट का ये रेट कट चाहते थे। तो ये चाहते थे रेट कट हो, रिड्यूस हो, कितना, 25 बेसिस पॉइंट। अगर नागेश कुमार जी और राम सिंह के साथ, प्रोफेसर राम सिंह जी के साथ अगर एक कोई और बंदा होता तो टाई हो जाता कि भाई रेट कट होगा कि नहीं होगा, तो टाई हो जाता। और ऐसे में कास्टिंग वोट जो फिर निर्णायक मत होता, तो जो गवर्नर साहब कह रहे होते वही फैसला ले लिया जाता। लगातार फ्रेंड्स 11वीं बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लगातार 11th टाइम ऐसा हुआ है कि पॉलिसी रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इससे पहले पिछली 10 बार लगातार हमने देखा रेट्स में चेंजेस नहीं हुए। मैं पॉलिसी रेट्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं रिजर्व रेट्स पर नहीं आया हूँ। रिजर्व रेट्स पर मैं अभी आऊँगा, आपको बताऊँगा सीआरआर और एसएलआर में क्या हुआ है, वो अभी मैं आऊँगा। बट पहले पॉलिसी रेट्स पर बात करते हैं। तो पॉलिसी रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। पॉलिसी रेट्स की अगर बात करें, अगर फ्रेंड्स पॉलिसी रेट्स को आरबीआई चेंज करता है तो मार्केट में इम्पैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आरबीआई ने इस बार ज़रूरत थी ब्रह्मास्त्र चलाने की, और इस बार फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। और आरबीआई के ब्रह्मास्त्र के तौर पर काम करता है सीआरआर, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और सीआरआर में फ्रेंड्स आरबीआई ने चेंजेस किए हैं। सीआरआर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.5% जो सीआरआर रेट है
उसको घटाया है 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5%, और उसको घटा के आरबीआई ने 4% कर दिया। अभी हम देखेंगे वो बात, चूंकि गवर्नर साहब ने आगे चल के काफ़ी बताई है, तो वो जिस सीक्वेंस में मॉनेटरी पॉलिसी आई है, जिस सीक्वेंस में गवर्नर साहब ने बताया, उसी सीक्वेंस में मैं आपको लेके चलता हूँ सो दैट आपको बेटर समझ में आए। तो उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी में आपको समझ में आया, रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, पॉलिसी रेट्स में ये सारे के सारे रेट बरकरार हैं। ठीक। दूसरा एक अहम फैसला होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस क्या रखा गया है। तो अक्टूबर में, अगर आपको याद हो, अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस आरबीआई ने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से चेंज करके न्यूट्रल कर दिया था, और सेम उसी स्टैंस को इस बार भी बरकरार रखा गया है। और जो न्यूट्रल स्टैंस किया गया था ना फ्रेंड्स पिछली बार आपको याद हो, तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से न्यूट्रल कर दिया गया था और उम्मीद कर रहे थे हम कुछ रेट कट वगैरह होगा, वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आरबीआई ने अपना जो स्टैंस है उसको न्यूट्रल जो है यहाँ पर कर दिया है, और स्टैंस पिछली बार भी न्यूट्रल था और इस बार भी न्यूट्रल है। तो लास्ट टाइम ये चेंजेस किए थे और न्यूट्रल पर ही क्या किया गया है, इसको पूरी तरीके से बरकरार रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। सीआरआर में चेंजेस हुए हैं, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और ये रेट चेंज होके 4% अब हो गया है। नया सीआरआर रेट आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, ये चेंज हुआ है, क्यों चेंज किया गया है, कितना पैसा आएगा, अभी इसके बारे में आगे चर्चा है, विल डिस्कस दिस वन। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आ रही है अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल स्टैंस की अगर हम बात करें, तो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में न्यूट्रल स्टैंस लाया गया, और न्यूट्रल लाने का मकसद ये था दैट यस वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत रेट कट हो सकता है, और ऐसा थोड़ा बहुत हमें एक बड़ा रिलैक्सेशन देखने को भी मिला। एक चीज़ मैं और बताऊं, गवर्नर साहब ने ओपनिंग अपने स्टेटमेंट में, चूंकि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पूरी लाइव देखी है, 1 घंटे की मॉनेटरी पॉलिसी थी 10 से 11 की, तो ओपनिंग स्टेटमेंट में गवर्नर साहब ने कहा कि हमारा जो मेजर फोकस है, नो डाउट हम इकोनॉमी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी हमारा कंसर्न है, बट हमारा सबसे मेजर कंसर्न है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और गवर्नर साहब ने अपने ही पर्टिकुलर पूरे स्टेटमेंट्स को पूरी तरीके से बैक भी किया है। और आरबीआई का, जो मैंने आपसे कहा था, आरबीआई का अगर रेंज देखें इन्फ्लेशन का, 2 से 6% के रेंज में आरबीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन रेट रखना है। सीपीआई का इन्फ्लेशन रेट हमारा 6.2% चल रहा था। तो ऐसे में आरबीआई के गवर्नर साहब के पास कोई भी वैसा स्कोप नहीं था कि वो रेट कट यहाँ पर पॉलिसी में करते। हालांकि चाहते, अगर मेजॉरिटी होती तो कट हो जाता, बट नहीं होता। रीज़न क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं 4 से 6% रेंज, और इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा जा रही है, पैसा यहाँ ज़्यादा डाल देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो सस्ती बोरिंग नहीं। हाँ, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं सीआरआर की मदद से, क्योंकि जीडीपी को बढ़ाना है तो पैसा भी चाहिए, और उसके लिए हमें सीआरआर में बदलाव देखने को मिला है। सीआरआर में क्या बदलाव हुआ है, अभी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। ये तो जस्ट मैंने रेट की बात की, बट इसका असर क्या आएगा वो आरबीआई ने आगे चल के बताया, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी मोटी मोटी बात हमें समझ में आई। पॉलिसी रेट में कोई चेंजेस नहीं, 4-2 से फैसला आया है, स्टैंस न्यूट्रल ही है, ये अभी तक हमने बात देखी। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, जिसमें आरबीआई बात करता है जीडीपी के बारे में और इन्फ्लेशन के टारगेट के बारे में। ये बहुत ही अहम डिस्कशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। पहली चीज, जीडीपी के मामले में आरबीआई ने क्या स्टैंस लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई ने कहा है कि ओवरऑल अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, चाहे वो ट्रेड वॉर की वजह से चल रही हो, चाहे वॉर की वजह से चल रही हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत सारी जो है जगह आपको देखने को मिल रही है, ट्रेड पॉलिसीज में दिक्कतें चल रही हैं, तो ग्लोबल लेवल में जो अनसर्टेनिटी है, जो अस्थिरता है, जो चेंजेस हैं, वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से नो डाउट थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो आपको स्लो देखने को मिलेगी। द ग्लोबल इकोनॉमी रिमेन्स स्टेबल विथ द ग्रोथ होल्डिंग अप एमिट्स वार्निंग ऑफ इन्फ्लेशन। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा, लेकिन ग्रोथ जो है वो स्लो पेस से ही आगे बढ़ेगी। तो तेज बहुत ग्रोथ हम एक्सपेक्ट अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, देखिए इन्होंने बताया कि Q2 में हमारा जीडीपी का डेटा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि रियल जीडीपी का डेटा आया हमारा 5.4%। Q2 का जीडीपी डेटा जो 2024-25 का आया, और ये हमारा लोअर देन एक्सपेक्टेड आया। इसका कारण क्या था, प्राइवेट कंजम्पशन स्लो था, इन्वेस्टमेंट भी स्लो डाउन था। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जो है पैसा ज़्यादा खर्च करेगी, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग्स करेगी, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में, तो ऐसे में हमारी इकोनॉमी वापस रिबाउंड करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो रिकवरी हमारा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। परफॉर्मेंस की बात की गवर्नर साहब ने कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हमें क्या देखने को मिली, तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो सर्विस सेक्टर ने थोड़ी मजबूती दिखाई, एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी अच्छा किया, चूंकि मानसून वगैरह रहा तो इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस थी। सबसे खराब किया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने या इंडस्ट्रीज ने।
तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा हमें वीकनेस देखने को मिली। इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग वो सबसे ज़्यादा स्लो रही, क्योंकि आपको पता है इस बार एबव नॉर्मल मानसून था, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ और इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली। और Q2 की जीडीपी का नीचे जाने का ये सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, ये हम लोगों ने चर्चाएं भी की थी इस पर काफ़ी। पॉजिटिव फैक्टर्स की हम बात करते हैं। गवर्नर साहब ने क्या बताया कि भाई पॉजिटिव्स हमें क्या क्या देखने को मिले, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, जो हम पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इनका यह मानना है कि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, खरीफ की फसल, रबी की फसल आने वाले समय में अच्छी हमें देखने को मिलेगी। मानसून बहुत अच्छा रहा, वेदर क्लाइमेट सिचुएशन अच्छी है, तो वो एक हमारे लिए एडवांटेज है। इसके अलावा इंडस्ट्री एक्टिविटी में तेजी आ रही है, सर्विस सेक्टर्स लगातार अच्छा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड दुनिया भर में जो थोड़ी सी टेंशन चली, उसका हमें फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि वहां पर एक स्थिरता बनी हुई है, वो लचीलापन बना हुआ है, तो ये हमारे पास एडवांटेज है। अच्छा, रिस्क क्या है? रिस्क है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, जैसे मैंने भी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं वो, और थोड़ी सी इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस और जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है ना, ये जो है बड़ी चिंता है। और इसी वजह से अब ये स्लाइड आपको पूरे दिमाग में सेट कर लेनी, यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। क्या है देखिए, इससे पहले हमारे पास हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीडीपी की ग्रोथ रेट हम प्रोजेक्ट कर रहे थे इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब 2024-25 के लिए, FY 24-25 के लिए फ्रेंड्स हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जीडीपी 7.2% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से जीडीपी में गिरावट हमें देखने को मिली, Q2 में 5.4% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आई, हमें यह समझ में आ गया कि ये 7.2% टारगेट अचीव नहीं होगा। और इसीलिए आरबीआई ने इस मॉनेटरी पॉलिसी में जीडीपी ग्रोथ रेट को, जो कि पहले हम मान के चल रहे थे 7.2% होगी, उसको घटाकर रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 6.6% कर दिया है। ये क्वेश्चन अब आपको ध्यान रखना है। अब हमारे FY 25 का जो नया जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है वो कितना है, 6.6%। आरबीआई के खुद के घटाने का मतलब क्या हुआ, आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब कह रहे हैं 7% साथ पहले, आने वाले समय में ये भी हमारी जीडीपी के आउटलुक घटाते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जीडीपी का आपको नया डेटा याद रखना है, FY 25 का 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी आगे बढ़ेगी। Q2 का डेटा हमारा ये आया है 5.4। अच्छा, आरबीआई की अब क्या उम्मीद है आगे, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारी जीडीपी लगभग कितनी रहने की उम्मीद है, और जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारी जीडीपी की ग्रोथ कितनी रहने की उम्मीद है। तो देखिए कैसे आरबीआई ने घटाया है। आरबीआई पहले कह रहा था Q3 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7.4% हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उसको घटा के आरबीआई ने 6.8 कर दिया है। और पहले कह रहा था 7.4% Q4 में रहेगी, लेकिन अब वो गिर के 7.2। आप एवरेज देखें तो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट अब घटाकर 6.6% कर दिया गया। लेकिन आरबीआई ने इसके आगे आने वाले ईयर यानी कि 2025-26 का भी फ्रेंड्स प्रोजेक्शन दिया है। और अच्छी बात क्या है, Q1 अगले फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 2025-26 का, इसको मैं लिख सकता हूं FY 26, फाइनेंशियल ईयर 26, अगले साल यानी कि अप्रैल, मई, जून 2026। पहले आरबीआई का कहना था कि अप्रैल में जून 2026 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.3% के साथ बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अब आरबीआई ने उसको भी घटाकर 6.9% कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए एज पर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, Q1 FY 26 की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की गई है, तो उसको 7.3 से घटाकर 6.9 कर दिया गया है। और Q2 के लिए आरबीआई ने इस बार प्रोजेक्शन बताया है, यानी कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ के लिए आरबीआई ने Q2 के लिए बताया 7.3% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी पूरे देश की दिशा और दशा को दिखाता है। तो कितनी बात सभी को समझ में आ रही, एक बार समझ में आ रही है यार, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत कुछ है, डिस्कशन में बने रहिए इत्मीनान से, पेशेंस के साथ। आपको मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब जीडीपी का तो हमें समझ में आ गया कि सर जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई ने 7.2% से घटाकर 6.6% कर दी है, क्योंकि भाई हमारा Q2 का आंकड़ा खराब आया था, तो हमें उम्मीद थी गिरावट होगी।
और वैसी ही गिरावट आरबीआई ने करके दिखाई। अब चलिए चलते हैं इन्फ्लेशन के टारगेट की तरफ कि भाई आरबीआई का महंगाई को लेकर क्या सोचना है। इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई ने कितना बताया उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया बता दूं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? कंबाइंड इन्फ्लेशन, गुड्स एंड सर्विस सबको लेकर आप कैलकुलेट करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन। फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस को अगर छोड़कर आप महंगाई निकालते हैं तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स हमारे पास जो अक्टूबर मंथ का जो महंगाई का आंकड़ा आया वो फ्रेंड्स हमें देखने को मिला 6.2%, जो कि आरबीआई की रेंज से ज्यादा है। बेटा आरबीआई की रेंज कितनी? आरबीआई की रेंज है 4 से 6%। 4 से 6% आरबीआई महंगाई चाहता है, बट महंगाई चली गई बेटा 6 से हमारे क्रॉस। आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस बैंड है 6%, उसको भी क्रॉस कर गई। ये एक टेंशन रही, और इस टेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? खाने पीने के वस्तुओं के दाम सबसे ज्यादा रहे। तो शार्प प्राइस इन फूड इन्फ्लेशन और साथ ही साथ अपटिक इन कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मैंने अभी आपको दिखाया, फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को छोड़ देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन निकलती है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन में भी तेजी, ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हमें महंगाई देखने को मिली। फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी थी? क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़े थे, खरीफ की फसल की उस समय जो है कटाई वगैरह होने वाली थी, और जो फेवरेबल सॉइल मॉइस्चर रिजर्वायर लेवल ऑफ रबी प्रोडक्शन, ये सब हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन हमारे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो वेजिटेबल का प्राइसेस सीजनेबल होता है, सीजन में जब सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चल के Q4 में ये थोड़े से प्राइसेस इनके गिरेंगे। और इसी वजह से आरबीआई ने नया जो हमारा इन्फ्लेशन रेट का टारगेट है, चूंकि इन्फ्लेशन इस बार 6.2% देखने को मिली, तो उसको भी चेंज कर दिया है। देखिएगा ध्यान से, आरबीआई का अभी तक कहना था कि FY24 FY25 के लिए हमारी जो सीपीआई की इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% रहने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार आरबीआई ने प्रोजेक्शन को बढ़ाकर आरबीआई ने कहा है नहीं, इतनी कम नहीं, थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा रहने वाली है और हमें थोड़ा सा ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ेगी, और 4.8% प्रोजेक्शन माना है आरबीआई ने इन्फ्लेशन का। तो आपको इन्फ्लेशन का नया डेटा याद रखना है। FY25 के लिए इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन जो पहले 4.5% था, उसको आरबीआई ने इंक्रीज करके 4.8% कर दिया है। तो अगर ओवरऑल बढ़ा है तो क्वार्टरली भी बढ़ा होगा। तो क्वार्टरली आरबीआई पहले कह रहा था अक्टूबर में, Q3 में, Q3 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में इन्फ्लेशन पहले आरबीआई कह रहा था 4.8 रहेगी, लेकिन इस बार भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा महंगाई झेलनी है। तो इस क्वार्टर में भी हमारी नई जो इन्फ्लेशन का टारगेट है Q3 के लिए, ये कहा आरबीआई ने। Q4 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के लिए भी आरबीआई ने प्रोजेक्शन बढ़ाया, 4.2 से बढ़ा के 4.5 कर दिया। ओवरऑल आरबीआई ने कितना कहा है? 4.8। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वार्टर का भी डेटा, क्योंकि ये डेटा तो आसान होगा, पेपर आसान बना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, दे विल आस्क दिस वन। बट अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है तो पूछा जाएगा कि आरबीआई ने Q4 का इन्फ्लेशन का टारगेट कितने से बढ़ा के कितना किया है या कितना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और ये सबसे अहम बातें थी जो है इसकी, है ना, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में स्टार्टिंग में। लेकिन इसके अलावा भी आरबीआई ने बहुत सारी अहम बातें कही हैं, उस पर अब चलिए चलते हैं कि सर हमारी तो इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो जा रही है, उसको तेज करने के लिए आरबीआई ने कुछ कदम उठाया कि नहीं उठाया? तो आरबीआई ने कुछ बड़ा कदम उठाया है, चलिए उस पर अब बात करते हैं। चलिए, अगली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कब होगी फ्रेंड्स? फरवरी में होगी, 5 फरवरी से 7 फरवरी अगली बैठक होगी 2025 में। तो मैं 7 फरवरी को फिर से बात करूंगा, और दिसंबर 20 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मिनट्स आएगी। मिनट्स मैंने आपको बता रखा है, जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें 14 दिन जोड़ लीजिए तो आपको मिनट्स मिल जाता है, यानी कि 20 दिसंबर को आपको मिनट्स आपको देखने को मिलेगा। मिनट्स के अंदर क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो मेंबर्स ने, जो 6 सदस्य हैं, किसी ने क्या बात कही उसकी डिटेल जानकारी आरबीआई सीधे 14वें दिन पर रिलीज करता है। ठीक है, तो उसको मिनट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पर, जो कि ये सबसे बड़ा आज की मॉनेटरी पॉलिसी में न्यूज हेडलाइन वाला सबसे बड़ा फैक्टर यही था। और अगर आप रेगुलर मेरे साथ न्यूज़पेपर वाला सेशन फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीआरआर में रेट कट हो सकता है, और सीआरआर इज लाइक ब्रह्मास्त्र ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो सबसे पावरफुल टूल है ना, वो सीआरआर है, और सीआरआर को घटाने बढ़ाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता आरबीआई को। फिर से सुनिएगा, हमारे पास 2 तरह के रेट्स हैं। एक हमारे पास है रिजर्व रेट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर मिलने वाला है। रिजर्व रेट्स होता है सीआरआर एसएलआर। पॉलिसी रेट्स हमारे पास होते हैं, आपने देखा
है ना, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एसटीएफ रेट, ये सब आपके पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स चेंज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वोटिंग के हिसाब से, बट इस पर पूरा अधिकार होता है आरबीआई का। ये किसी से पूछकर, कमेटी से पूछकर ये नहीं होता। गवर्नर साहब ने चाहा सीआरआर घटाना तो घटेगा, कोई इसको बदल नहीं सकता। ये पूरी पावर आरबीआई के पास होती है और आपको सीआरआर में कहीं नहीं देखने को मिलेगा 4 इतने से वोटिंग हुई, इतने से वोटिंग, इसमें वोट होता ही नहीं। गवर्नर साहब को लगता नहीं इकोनॉमी में बिल्कुल इस समय जरूरत है पैसा डालने की, कुछ करते हैं, कुछ बड़ा धमाका करते हैं, और सरकार जो है आरबीआई ने सीआरआर को यहां पर चेंज कर दिया है, घटाया है। पैसा हमें डालना था, सीआरआर क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। बैंक्स को अपने एनडीटीएल का, उनके पास जो दिन भर पैसा आता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, उसका कुछ परसेंट पैसा जो आरबीआई बताता है, आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता, बेटा नगद में, कैश में रखना पड़ता है आरबीआई के पास। इसी रेट को हम सीआरआर कहते हैं। अभी सीआरआर हमारा चल रहा था 4.5%, 4.5%। मतलब बैंक्स को, अगर बैंक्स बेचारे के पास 100 रुपए आ रहा तो उसमें से बैंक को बेचारे को 4.5 रुपए रखने पड़ते थे आरबीआई के पास। लेकिन अब आरबीआई ने सीआरआर घटा के 4.5 से 4% कर दिया है, 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% घटाया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बैंक को 100 रुपए में पहले 4 रुपए रखता था, बेचारे बैंक को कितना रुपए रखना पड़ेगा, बस 4 ही रखना पड़ेगा। बैंक के पास 0.5% पैसा एक्स्ट्रा बचने वाला है, और वो पैसा जब बैंक की जेब में रहेगा तो बैंक उसे आगे लोन में दे सकता है, और वो लिक्विडिटी वाला पैसा बाजार में, सिस्टम में इंजेक्ट होगा। और कैसा पैसा है, कैश का पैसा है। अब इससे होने वाला क्या है, आरबीआई ने जो फ्रेंड्स 50 बेसिस पॉइंट जो रेट कट किया है सीआरआर में, कैश रिजर्व रेशियो में, इससे फ्रेंड्स हमारे सिस्टम के अंदर 1.16 लाख करोड़ रुपीस बाजार में आने वाले हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। अब आपको क्या समझ में आया कि आरबीआई अगर सीआरआर को 0.5% अभी कम किया तो इसका मतलब कितना पैसा हमारे इकोनॉमी में, कितना हमारा पैसा सिस्टम में आने वाला है, 1.16 लाख करोड़ रुपीस। और इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा मैच करें, हमारे देश से अभी विदेशी निवेशकों ने लगभग कितना पैसा निकाला था, सुबह ही हमने न्यूज़पेपर में चर्चा की थी, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास निकाला था। और लगभग उतना ही पैसा आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस पैसे से क्या होगा, इकोनॉमी में तेजी आएगी, बैंक के पास पैसा रहेगा, दे कैन लेंड टू द पीपल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ये किस बेसिस पर होता है, इस बेसिस पर होता है कि मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट में इकोनॉमी स्लो चल रही, इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए सिस्टम में पैसा डाला जाता है। ठीक है, कितना पैसा आएगा, 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% कट होने से 1.16 लाख करोड़ रुपीस आएगा। और 2020 के बाद से आरबीआई ने, मार्च 2020 के बाद से लगभग, अब आरबीआई ने इसको चेंज किया है सीआरआर में। तो सीआरआर में तकरीबन 4 साल बाद, 3.5-4 साल बाद चेंजेस हो रहे हैं। 4 साल में क्यों, लगभग 4.5 साल अगर बोल दूं, लगभग 4.5 साल बाद आरबीआई ने सीआरआर में चेंज किया है। अच्छा, ये नियम लागू कब से हो रहा है, ये नियम लागू हो रहा है फोर्टनाइट से, ये इफेक्टिव हो रहा है फोर्टनाइट से, यानी कि 14 दिसंबर से ये नियम लागू होगा। 2 ट्रेंच में होगा, 2 बराबर ट्रेंच में होगा, एक 14 दिसंबर 2024 और दूसरा इसका हिस्सा जो है वो 28 दिसंबर 2024। ये 2 एस्पेक्ट पर रिस्पेक्टिवली होगा, 2 ट्रेंच में सीआरआर को आरबीआई ने कट किया है। और ये इफेक्टिव कब से हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो 14 दिसंबर और 28 दिसंबर से। ठीक है, होता क्या है, सीआरआर जो है बैंक्स को एनडीटीएल का 4% अब रखना पड़ेगा पैसा। ठीक है, और पहले अगर हम बात करें तो पहले यहां पर आरबीआई जो है वो 4.5% कर रहा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीआरआर में आरबीआई ने चेंजेस किए। हिंदी में चाहे हिंदी में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये काफी सख्त आरबीआई ने कर रखा था। 14 दिसंबर, कितना पैसा आने वाला है, 1.16 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। बेसिस पॉइंट क्या होता है बेटा, 1% बराबर होता है बेसिस पॉइंट। देखिए, कोई चीज अगर 4 से बढ़ के 4.5% हो रही है तो इसको आप परसेंटेज में कह देते हैं सर 0.5% का चेंज हुआ। आरबीआई की लैंग्वेज में इसको कहते हैं, फॉर्मूला होता 1% इक्वल टू होता 100 बीपीएस। बीपीएस का मतलब होता बेसिस पॉइंट्स। अगर 0.5% का चेंज हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे 50 बेसिस पॉइंट का आरबीआई ने रेट कट किया।
आपको कल न्यूज़पेपर्स की मैं हेडलाइंस दिखाऊंगा, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट। 0.25% का चेंज मतलब 25 बेसिस पॉइंट, मतलब जो भी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यू विल गेट द चेंज। ठीक है, चलिए ये तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कुछ और भी अहम फैसले लेता है। ये अगला अहम फैसला है, किसानों को खेती करने के लिए, अभी आपको पता है किसानों की लागत जो है, इनपुट कॉस्ट जो है खेती करने के लिए वो बढ़ गई है। अब वो है ना, फसल के लिए खाद है, बीज है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड कुछ भी खरीदो तो थोड़ा महंगा मिल रहा है। तो आरबीआई ने किसानों को बिना किसी सिक्योरिटी के जो लोन मिलता था उसकी लिमिट बढ़ा दी है। अभी तक किसानों को बिना किसी सिक्योरिटी के जो लोन मिलता था उसकी लिमिट थी 1.6 लाख रुपीस, 1.6 लाख रुपीस। इसको आरबीआई ने अब चेंज करके 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, किसानों के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के जो लोन की लिमिट थी उसको आरबीआई ने अब बढ़ा दिया है और 1.6 से चेंज करके इसको 2 लाख रुपीस कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। कैसा है देखिए, फिर से पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड कोलेट्रल फ्री लोन, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे कृषि में जो लोन जाता है उसकी अपर लिमिट है, एक बंदे को कितना मिल सकता, मैक्सिमम 1.6 लाख रुपीस। दिस लिमिट वाज इनहेंस्ड फ्रॉम 1 लाख, ये 1 लाख से बढ़कर 1.6 हुई थी 2010 में। ठीक है, और जो है 2019 में इसको जो है 1.6 लाख किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहले ये लिमिट थी 1 लाख रुपए, 2010 तक, 2019 में आरबीआई ने इसको किया 1.6 लाख रुपीस। अब 2024 में आरबीआई ने इसको कितना कर दिया है, 2 लाख रुपए। तीनों तरह के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। देखिएगा 2010 में इसकी लिमिट थी 1 लाख, 2019 में कोविड के समय में आरबीआई ने इसको बढ़ा के किया 1.6 लाख, और 2024 में बिना कुछ गिरवी रखे फार्मर्स के लिए जो लोन है उसकी लिमिट अब 2 लाख रुपए कर दी है। इसके रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल में सर्कुलर अभी आरबीआई शॉर्टली इशू करेगा, और ये लिमिट किसके लिए है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जिनको जो है पैसा जो है उपलब्ध कराया जा सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन इन्हांसमेंट ऑफ लिमिट बढ़ा दी गई है। कितनी है प्रेजेंटली, 1.6 लाख, और इसको बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, 2 लाख। ये सारे नियम फ्रेंड्स याद रखिएगा, आज ही से तुरंत लागू नहीं हो जाएंगे। इन सब के लिए आरबीआई डिटेल में सर्कुलर जारी करेगा, बट ये होगा कंफर्म है, ये चीज इससे पता चलती है। ठीक, चलिए एक बार बताइए, मेरे को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको सारे पॉइंट्स में बताऊं, ना कि केवल रेट बता के मैं भाग जाऊं, फटा इतना रेट चेंज हुआ नहीं हुआ और काम खत्म हो जाए। डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में क्वेश्चंस बनेंगे, केवल ऊपर रेट कितना चेंज हुआ उतने से एमपीसी नहीं पूरा होता। तो अगर आपको आ रहा समझ में तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमने देखा किसानों के लिए क्या किया सरकार ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी अगला क्वेश्चन है बेटा, आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी लाता है तो उसमें यूपीआई के बारे में चर्चा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पिछली बार अक्टूबर में यूपीआई पर चर्चा हुई थी, यूपीआई लाइट वॉलेट और यूपीआई 123P की लिमिट आरबीआई ने चेंज की थी। आईबीपीएस पीओ में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन छपे हुए थे। इसी तरीके से आरबीआई ने इस बार और कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है, यूपीआई से ही रिलेटेड। क्या है सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सितंबर 2023 में फ्रेंड्स आरबीआई ने एक फैसिलिटी स्टार्ट की थी। कब, सितंबर 2023 में। क्या था कि आपके यूपीआई ऐप पर डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आप किस तरीके के कस्टमर है, आपको एक क्रेडिट लिमिट मिल जाती थी। क्रेडिट लिमिट, मान लेते मैं थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन करता रहता हूं तो मेरे को मिल गई जो है 2,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिल गई, या किसी को 10,000 रुपए की लोन की लिमिट मिल गई। ये वैसा ही पोस्टपेड जैसा फ्लिपकार्ट पे लेटर, पहले पैसा आप यूज कर लीजिए और बाद में अगले महीने बिल भर दीजिएगा। तो यूपीआई जो क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी अभी तक केवल और केवल बैंकों के लिए थी। मतलब आपका अगर बैंक में किसी बैंक अकाउंट है तो आपको यूपीआई क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी मिलेगी।
और इसका मकसद क्या था? ताकि आसान तरीके से छोटे लोन उपलब्ध कराए जा सकें, बिना बैंक में जाए बिना और बिना कुछ किए। और जब ये पैसा आप 1 महीने के अंदर वापस कर देते हो, उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है। अब आरबीआई ने ये जो फैसिलिटी है, जो अभी तक केवल बैंकों के लिए तक सीमित थी, यूपीआई क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी, इसको अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है। अब यूपीआई क्रेडिट लाइन ऑन द यूपीआई की जो फैसिलिटी है, दैट नाउ इट इज प्रपोज टू ऑल्सो स्टार्ट फॉर और टू एक्सटेंड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो है वो आपको यूपीआई क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी दे सकते हैं। इसका मतलब अगर मेरा खाता है किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो अब मेरे को भी यूपीआई में क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, खाते को ऐड करूंगा, उसकी फैसिलिटी मिलेगी। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पेमेंट्स बैंक के पास ये सुविधा नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास भी नहीं थी, और आरआरबी के पास भी ये सुविधा नहीं थी। लेकिन अब आरबीआई ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अलावा ये सुविधा और किसके लिए शुरू कर दी है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। फिर से वही बात, इसके रिगार्डिंग डिटेल गाइडलाइंस आरबीआई जल्द ही आगे जारी करेगा, तो हम आगे चर्चा करेंगे। बट ये नई चीज जो है यहाँ पर बताई है आरबीआई ने, जो कि प्री सैंक्शन लिमिट आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका यूपीआई जो अकाउंट लिंक होगा, उस लिंक अकाउंट में ये प्री सैंक्शन लोन की लिमिट आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, आरआरबी के लिए नहीं, केवल ये लिमिट एक्सटेंड की गई स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ना आरआरबी के लिए है, ना पेमेंट के लिए, ना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, अभी तक इनमें से किसी के लिए नहीं थी। लेकिन इन तीनों में सब किसके लिए शुरू की गई है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। पेमेंट्स बैंक के लिए अभी भी नहीं है, आरआरबी के लिए फैसिलिटी अभी भी नहीं है, भविष्य में होगा तो देखेंगे। बट अभी फिलहाल किसके लिए आरबीआई इसको शुरू कराया जा रहा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। सो इट इज देयरफॉर प्रपोज टू परमिट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई फॉर स्मॉल बोरोवर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आरबीआई ने शुरू किया है। आपको याद हो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में म्यूल अकाउंट्स बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गए हैं। व्हाट आर द म्यूल अकाउंट्स? म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं कि जैसे मेरा खाता मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई तीसरा बंदा मेरे अकाउंट को फ्रॉड के लिए यूज़ कर रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा डाल के कहीं ट्रांसफ़र कर देता है, या मेरे अकाउंट में कोई इलीगल पैसा मंगा लेता है। तो मेरा अकाउंट जब कोई थर्ड पार्टी बंदा बिना मेरी नॉलेज के यूज़ कर रहा है, ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। और आरबीआई लगातार म्यूल अकाउंट से फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ नया ला रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि म्यूल अकाउंट से फाइट करने के लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिसका नाम है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन बता सकते हो यार, अभी 3-4 दिन पहले बढ़ाया था, mulehunter.ai। mulehunter.ai नाम का आरबीआई ने नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और इस प्लेटफॉर्म से जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फास्टर तरीके से काम कर पाएंगे। और आरबीआई ने रिक्वेस्ट की है सभी के सभी रेगुलेटेड एंटिटीज से, बैंक से, आप सभी लोग mulehunter.ai प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। और mulehunter.ai प्लेटफॉर्म बनाया किसने है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी चर्चा की, फिर से मैं बता देता हूं। तो आरबीआई मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच फॉर कॉम्बैट डिजिटल फ्रॉड। तो डिजिटल फ्रॉड से लड़ने के लिए, स्पेशली जो म्यूल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए आरबीआई ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है mulehunter.ai। mulehunter.ai एक आरबीआई का जो सब्सिडरी कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, ये एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, जिसको डेवलप किया है, जिससे हम फर्जी म्यूल अकाउंट्स को, फेक म्यूल अकाउंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए समय समय पर आरबीआई हैकाथॉन्स, बड़े बड़े इवेंट कराता है, जिससे अब किस तरीके से फर्जी अकाउंट्स को रोका जा सकता है, उसके लिए सोल्यूशन पाया जाता। तो ग्लोबल हैकाथॉन होते रहते हैं आरबीआई के, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आरबीआई ने एक तो इसके बारे में कहा है आज। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। आरबीआई टू एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन फाइनेंस। देखिए, आरबीआई एक और नया सिस्टम सेटअप करने जा रहा है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी का फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एथिकल तरीके से, बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जा सके। उसके लिए आरबीआई एक प्लेटफॉर्म सेटअप कर रहा है। उस प्लेटफॉर्म के लिए कमिटी बनेगी, और वो जो प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके लिए कमिटी बनाई जाएगी, उसका नाम है फ्री एआई। और ये आपके लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्री एआई? फ्री एआई का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई
इसका ये पूरा नाम है फ्री एआई का। इस टीम का काम क्या होगा, आने वाले समय में यहां पर ये जो एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाएगी जिसको हम फ्री एआई कहेंगे, इसका यूज करके हम ऐसे नियम कानून, ऐसे स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे जिससे एआई का, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज का फाइनेंशियल सेक्टर में एथिकल तरीके से, सही तरीके से उपयोग किया जा सके और इसका यूज करके किसी का नुकसान ना किया जा सके। तो इसके लिए आने वाले समय में गाइडलाइंस और डिटेल्स स्टैंडर्ड्स वगैरह आरबीआई सेटअप करेगी। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या है, आरबीआई ने भी रिसेंटली एक स्टैब्लिश किया है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई फाइनेंस। इसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम होगा फ्री एआई, और फ्री का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम के लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फ्री एआई नाम का नया सिस्टम आरबीआई जो एक कमिटी एक्सपर्ट्स की बनाएगा जो सेटअप करेंगे फ्री एआई फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल आपने देखा होगा बड़ा जमाना चल रहा है यार पॉडकास्ट का। नाउ द पॉडकास्ट आर वेरी वेरी पॉपुलर। आरबीआई ने कहा हम भी फेसबुक पर ऐड डालते हैं, हम भी फेसबुक पर लोगों को जागरूक करते हैं, एक्सपर्ट जागरूक करते हैं, यानी कि ट्विटर पर, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, तो ट्विटर पर जागरूक करते हैं, एड्स देते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं। अब हम भी एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, अब हम पॉडकास्ट भी जारी करेंगे। तो आरबीआई अब एक कम्युनिकेशन का अपना एक नया तरीका शुरू करने जा रहा है जिसमें पॉडकास्ट को भी शुरू करेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉडकास्ट फैसिलिटी एज द एडिशनल मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आरबीआई अब एक नया तरीका शुरू कर रहा है अपने कम्युनिकेशन के लिए, उसमें पॉडकास्ट को भी वो ऐड कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो पॉडकास्ट जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और जाते जाते मिस्टर शक्तिकांत दास जी ने महात्मा गांधी जी का एक कोट और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र जी का एक कोट उन्होंने बोला, मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हैज सेड दैट, आई कोट, देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी अटेन्ड बाय पेशेंस एंड इक्वेनिमिटी। इसका मतलब क्या है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ, संयम के साथ और शांत मन के साथ अचीव ना किया जा सके। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कोविड के समय में बहुत अनिश्चितताएं थी, बट पेशेंटली वी हैव फाइट फ्रॉम दैट। और दूसरा कोट है जो इन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, नेवर लूज योर फेथ इन द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। तो ये तो इन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि इंडिया की डेस्टिनी को आपको बिल्कुल अंडरस्टिमेट नहीं करना है, एंड जस्ट कीप इन्वेस्टेड विद इन इंडिया, बिकॉज डेस्टिनी जो है आने वाले समय में दैट इज विद इन इंडिया। तो इंडिया में फेथ रखिए और आराम से इंडिया में इन्वेस्टमेंट। अरे पॉडकास्ट मतलब माइक रख के यार दो लोग इस तरह से बात करते हैं, उसी को हम पॉडकास्ट कहते हैं। इस तरीके से माइक रख के दो लोग बैठे रहते हैं, पॉडकास्ट, उसी को पॉडकास्ट कहते हैं, ठीक है। गवर्नर साहब आप कहीं बैठकर बात करते हुए देखने में, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी के सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। कल न्यूज़पेपर में बहुत कुछ छपेगा, बहुत कुछ आएगा। कल हम लोग फिर से सुबह न्यूज़पेपर के अंदर चर्चा करेंगे। मैं डेली सुबह 8 बजे बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, साथ ही साथ पीआईबी न्यूज़ के साथ आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ। मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप सुबह डेली जो है 8 बजे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी लाइव कोर्सेज को एनरोल करते हैं तो आपको बैंक महापैक 1 महीने के लिए फ्री मिल रहा। तो अभी ऑफर चल रहा है, यू कैन अवेल दैट पर्टिकुलर ऑफर। कोड आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं वैसा ही कुछ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस वगैरह मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बिल्कुल, है ना। एंड उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये डिटेल डिस्कशन मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। इन टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स नए नए यूज़ किए गए हैं, कुछ और डिटेल्स आएंगी। तो उन डिटेल्स के साथ मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे एक और सेशन आपके साथ करूंगा, टर्म्स के साथ, टर्मोलॉजीज़ के साथ, है ना। सो विल हैव अ फर्दर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके साथ जो है आपको जो है अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।